आप सभी को नमस्ते। मैं हूं आपका फ्रेंड अशोक और आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है, लर्निंग विद अशोक पर। सबसे पहले जो साथी प्रथम बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सबसे मेरा निवेदन है कि कृपया सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। पता है कि आज अपन बात करने जा रहे हैं अवकाश संबंधी नियमों के ऊपर। तो मुख्य बात तो यह है कि जितने भी अवकाश है वो राजस्थान सर्विस रूल के तहत देय हैं। और यहाँ पर एक बात पहले इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो भी आपको नियम बताए जाते हैं या जो भी सुझाव दिए जाते हैं उससे संबंधित जो भी जानकारी शेयर की जा रही है, ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए सुझाव और सुविधा मात्र के लिए है। सरकार द्वारा जारी परिपत्र, आदेश या फिर जो भी नियम है वो ही सर्वमान्य होंगे। दिस इज ओनली फॉर एडवाइस एंड ओनली फॉर एनकरेजिंग योर डिटेल्स। तो राजस्थान सेवा नियम की अपन बात करें तो जब एक कार्मिक अपॉइंट होता है तो उसके मन में कई प्रकार के संशय बने होते हैं कि मुझे कौन कौन से अवकाश मिलेंगे, उनकी गिनती किस प्रकार से होगी। तो अपन आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से कौन सा अवकाश देय है, कौन स्वीकृत कर सकता है, कितने दिन का स्वीकृत कर सकता है और उस दौरान अपना वेतन है वो किस प्रकार से आहरित होगा, कितना देय होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं जो कार्मिक प्रोबेशन के अंदर है, यानी कि हाल ही में जिनकी नियुक्ति हुई है और वो अपना 2 वर्ष का परिवीक्षा काल पूर्ण अभी उन्होंने नहीं किया, तो उनके लिए सिर्फ सीएल देय होगी, कैजुअल लीव जिसे अपन कहते हैं आकस्मिक अवकाश, और वो मिलते हैं 15। अब यहां पर जब आप फिक्सेशन फॉर्म भरते हो, बहुत अच्छा फैक्ट सामने आया है कि जब आप फिक्सेशन फॉर्म भरोगे तब वहां पर कई जनों के मन में ये संशय होता है, क्योंकि पहले ऑफलाइन फॉर्म जो आगे जाते थे पत्रावली पूरी की पूरी, और अब राज्य सरकार ने और शिक्षा विभाग ने इसे ऑनलाइन, विशेष करके शिक्षा विभाग के लिए या अन्य विभागों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल कर दिया गया है। तो फिक्सेशन के समय पर जो सीएल की गणना है वो ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग होगी या फिर सत्र के अनुसार होगी, सेशन के अकॉर्डिंग होगी कि 1 जुलाई से 30 जून। अब यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो तो सिर्फ आपको वहां पर डेट फिल करनी होती है, और यदि आप ऑफलाइन कोई प्रपत्र भर रहे हो तो वहां पर आपके लिए दोनों चीजें अवेलेबल करवाई गई है कि ये भी भरो और ये भी भरो। तो यहां पर रूल की बात करें तो परिवीक्षा काल के अंतर्गत जो है ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग ही काउंट होंगी आपकी, जो 15 सीएल मिलती है। यानी कि परिवीक्षा काल पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, पहले वर्ष में 15, दूसरे वर्ष में भी 15, दोनों वर्षों को मिलाकर आपकी 30 से ज्यादा सीएल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक प्रोबेशनर ट्रेनी को एक परिवीक्षा दिन कार्मिक को अन्य कोई अवकाश दे नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं जो स्थायी कार्मिक है उनकी। जब कार्मिक का परिवीक्षा काल पूर्ण हो जाता है, वो स्थायी कार्मिक के रूप में कार्यरत होता है, तब जो उसको आकस्मिक अवकाश है सीएल है वो 1 जुलाई टू 30 जून, यानी कि 1 जुलाई से लगाकर 30 जून तक उसकी गणना होगी। और यहां पर आपको 15 सीएल दे हैं, 15 से ज्यादा आप सीएल नहीं ले सकते। अब यहां पर अपन बात करें दूसरी पीएल की। पीएल पर जाने से पहले एक बार वापस मैं सीएल पर लौटना चाहूंगा। कई कार्मिकों के मन में ये संशय होता है कि सर 1 अक्टूबर को मेरा परिवीक्षा काल पूर्ण हो गया, अब 1 अक्टूबर तक तो आपने 15-15 काउंट कर ली परिवीक्षा काल के अंतर्गत।
अब 1 अक्टूबर से आगे इस ईयर में क्या होगा, जो करंट ईयर चल रहा है, तो उस करंट ईयर के अंतर्गत क्या होगा, 30 जून तक कोशिश कीजिए कि 15 से ज्यादा नहीं जाए, भले वो जुलाई से काउंट करे। यदि आप अवेयर हो तो इन बातों का ध्यान रखना कि 1 जुलाई से भी काउंट कर ले तो 30 जून तक 15 से ज्यादा नहीं हो। ये पॉइंट एक अलग है, जो यदि आप अवेयर हो तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ताकि हो सकता है कोई असुविधा हो तो उससे अपन बच सके। अब अगली बात करते हैं पीएल की। तो पीएल जो है, प्रिविलेज लीव जिसे कहते हैं, उपार्जित अवकाश की श्रेणी का ये अवकाश है। इसके अंदर जो इसकी गणना है वो 1 जनवरी से लगाकर 31 दिसंबर तक की जाएगी, और पीएल इस कैलेंडर ईयर के अंदर आपको 15 पीएल दे होगी। अब कार्मिक के मन में यह संशय रहता है कि 1 अक्टूबर से मैं स्थायी कार्मिक हूं, तो 31 दिसंबर तक मेरी पीएल जुड़ेगी क्या? अभी मेरा जो स्थायीकरण हुआ है बिल्कुल जुड़ेगी, आप स्थायी कार्मिक हो तो जुड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आनुपातिक गणना की जाएगी। अब आनुपातिक गणना कैसे? 15 पीएल आपको मिल रही है 12 मंथ्स के लिए, और आपने कितने कंप्लीट किए हैं वो देख लीजिए। जैसे 4 महीने कंप्लीट किए तो उतने जो आंसर आ रहा है उतनी पीएल आपको मिलेगी। 5 महीने कंप्लीट किए तो 5 के हिसाब से कैलकुलेशन करके जो आनुपातिक गणना के हिसाब से आएगी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल फैक्ट ये भी है कि कई बार मेरा आंसर आ गया, मान लीजिए 4.60, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैं यहां ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूं, केवल और नए जो कार्मिक है उनकी जानकारी के लिए कि 4.60, तो ऐसे केसेज में इसको राउंड ऑफ करके 5 मान लिया जाएगा। 51 है या 50 है तो भी डीडीओ सर यदि चाहे 50 होने पर भी तो आपको राउंड ऑफ करके नेक्स्ट कैलकुलेट जो आ रही है उसके अंतर्गत आपको दे दी जाएगी। 4.50 है तो 5 कर दी जाएगी। ये कार्य करेंगे आपके डीडीओ सर। ये सारी के सारे जो अवकाश है उन सबका इंद्राज आपकी सर्विस बुक के अंदर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहे तो आपकी सेवा का, ये सेवा अभिलेख की है। अब सर्विस बुक को किस प्रकार से मेंटेन किया जाए, कौन सी एंट्री कहां होगी, किस प्रकार से होगी, सही कैसे करें, इसके ऊपर यदि आप इंटरेस्टेड हो मेरे इस यूट्यूब चैनल से, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मुझे मोटिवेट करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करना। सर्विस बुक को मेंटेन कैसे किया जाए आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, यदि आपसे मुझे अच्छा फीडबैक मिलता है तो। उसके बाद में सेकंड नंबर की मैं बात करूं तो कैश बुक एग्जैक्ट और सही अपन किस प्रकार से लिखे, इसके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊं। यदि आप ज्यादा से ज्यादा मुझे मोटिवेट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो इन 2 केस के अंतर्गत ये 2 वीडियो आपके लिए पेंडिंग रख रहा हूं। आज मैं अवकाश संबंधी नियम ही बता रहा हूं। अब बात करते हैं पीएल की। तो जो कार्मिक स्थायी कार्मिक है, पीएल अर्जित उन्होंने कर ली है, वो यदि उन पीएल के एवज में वेतन का भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं तो 15 दिन का वो सरेंडर फॉर्म भर के अपने डीडीओ के पास जमा कराए। एक वित्तीय वर्ष में मैक्सिमम 15 दिन ही उठा सकते हैं और एक बार। अब दूसरी बात यह आती है कि उन जो 15 पीएल को वो सरेंडर करके उसके एवज में पेमेंट लेना चाहते हैं तो उसका भुगतान किस प्रकार से होगा। ये आरएसआर रूल 91A
या फिर अपन कहे कि क 91 क कह लो या 91 ए कह लो, एक ही बात है। इसके अंदर इसका उल्लेख है। तो 15 पीएल को वो सरेंडर कर सकते हैं और उसके एवज में भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। तो उसकी गणना जो होगी वो उनकी उस समय, जिस समय वो सरेंडर फॉर्म भर के दे रहे हो और भुगतान की स्वीकृति जारी की जाती है, उस समय उनकी बेसिक क्या है और उस समय डीए रेट क्या है, उस अनुसार उसका भुगतान प्राप्त वो कार्मिक कर सकता है। अब पीएल के अंतर्गत ही दूसरी श्रेणी देखो कि कोई कार्मिक यदि रिटायर हो जाता है। अब एक बात यहां पर मैं ये भी उल्लेख करना चाहूंगा कि 300 से ज्यादा पीएल आप अर्जित नहीं कर सकते हो, वो लैप्स हो जाती है। तो 300 पीएल तक का आप भुगतान प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आरएसआर के रूल 91 बी कह लो या ख कह लो, बी कह लो या ख कह लो, इसके अंतर्गत उल्लेख है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए जो परिवीक्षा काल के अंदर है, मैंने उनको कहा था कि उन्हें सीएल के अलावा कोई अवकाश दे नहीं है। तो विशेष बात यह है कि अवकाश दे तो नहीं है, अपन मानते हैं, लेकिन जो पैटर्निटी लीव है और जो मैटरनिटी लीव है, ये आपको अवश्य मिलेंगे। यानी पैटर्निटी लीव मिल सकता है और मैटरनिटी लीव मिल सकता है। संबंधित कार्मिक को, महिला है तो मैटरनिटी और पुरुष है तो पैटर्निटी, अपने पुत्र या पुत्री के जन्म के समय। हाँ, इस दौरान वेतन की बात की जाए तो जो आपका वेतन उस समय दे है, उस अवकाश पर जाने से पूर्व में वही चल रहा है। प्रोबेशन के अंदर तो फिक्स है, वही दे होगा। इससे आपके प्रोबेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं खिसकेगा। ये है बात प्रोबेशनल ट्रेनिंग के लिए स्पेशल, कि पैटर्निटी मिल सकता है, मैटरनिटी मिल सकता है, सीएल मिल सकती है। और पीएल की बात अपन ने कर ही ली कि 15। अब मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डीडीओ लेवल पर कितने दिन मैक्सिमम या डीडीओ द्वारा कौन कौन से अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं, इसकी बात अपन दूसरी कैटेगरी में करते हैं, नहीं तो दोनों मिक्सअप हो जाएंगे। तो वो इसी वीडियो में मैं बात कर रहा हूं कि डीडीओ लेवल पर कौन से अवकाश स्वीकृत हो सकते हैं, कितने दिन तक मैक्सिमम कर सकते हैं, और डीडीओ को कौन से पावर है, वो कौन से अवकाश निरस्त भी कर सकते हैं। ये बात अपन दूसरी कैटेगरी में करते हैं। तो एचपीएल का जो उल्लेख है वो आरएसआर के नियम 93(1) और 93(2) के अंदर उल्लेख है। अब एचपीएल में क्या है वो समझिए। एक तो बात आती है हाफ पे लीव की, एक आती है कम्यूटेड लीव की। अब जो अपन कहे कि हाफ पे लीव, अर्धवैतनिक अवकाश, वो है 93(1) के अंदर उल्लेख। यानी कि जिस समयावधि का आप एचपीएल अवकाश ले रहे हो, यहां पर मैं एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप से क्लियर करना चाहता हूं कि अवकाश जो आपको दे है वो आपका राइट नहीं है, अधिकार नहीं है, वो आपकी सुविधा के लिए। आप सेवाएं दे रहे, आपके कोई कॉज हो गए, वहां पर आपका अटेंड होना या आपको रेस्ट करना आवश्यक है, वहां पर आपको वो सुविधा दी जा रही है, इसलिए है, वो आपका राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। आप अधिकार पूर्वक नहीं कह सकते कि दिस इज माय राइट एंड यू हैव टू सैंक्शन इट, दिस इज द रॉन्ग वे। और जो कम्यूटेड लीव है, जैसे कि मान लीजिए मैं 20 दिन का कम्यूटेड लीव लेता हूं, सॉरी एचपीएल लेता हूं, फिर इसको मैं कम्यूटेड रूप में यानी रूपांतरित अवकाश के अंदर कन्वर्ट करवा के 10 दिन घर पे रहता हूं, यही मेरे को वहां पर मिलेगा। तो एचपीएल सर्विस बुक में से जो मेरे
द्वारा अर्जित की गई है, मान लीजिए मेरे द्वारा 260 अर्जित कर ली गई, तो माइनस तो होगी 20, और अवकाश पर मैं घर पे रह सकता हूं, मेडिकल बैकग्राउंड पे या अन्य किसी रीजन पर, वो अपन आगे और डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो जब रूपांतरित अवकाश होगा तो उसका आधा कर लिया जाएगा, यानी 10 दिन आप अपने कार्यालय से अवकाश पर रह सकते हो, लेकिन जो आपके द्वारा अर्जित एचपीएल है उसमें से उससे दुगुनी माइनस की जाएगी। हाफ पे लीव है, उसको रूपांतरित अवकाश के अंदर कन्वर्ट कराया, और फिर 20 दिन का अपन ने एचपीएल ली, मेडिकल ली, 10 दिन में वो काउंट कर ली गई, कन्वर्ट कर ली गई, और उसके बाद में उसका जो डबल है, जितने दिन का आवेदन अपन ने किया है वो चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर है, तो वो माइनस हो जाएगी। अब यहां पर एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा कि डॉक्टर्स के द्वारा 30 दिन का आपको मेडिकल इशू किया जा सकता है, और उससे ऊपर जो प्रोफेसर लेवल है, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल है, विभागाध्यक्ष है जो इनके मेडिकल के, या जो मेडिकल बोर्ड है उनके द्वारा 30 दिन से ज्यादा यदि आपको स्वीकृत कराना है तो वहां जाना पड़ेगा। डॉक्टर है तो वो 30 दिन तक मैक्सिमम दे सकता है, 29 दिन का दे ले भले। अब बढ़ते आगे। हाफ पे लीव जो है एचपीएल, नव नियुक्त कार्मिकों के मन में यदि इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रहा है, वो कहे ना ईगरनेस आ रही है, तो वो यहां पर समझ ले कि जो आपको एचपीएल मिलेगी वो आपको मिलेगी ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग। कैसे? 1 अक्टूबर को ज्वाइनिंग है तो 1 अक्टूबर से लगाकर 30 सितंबर तक आपको 20 एचपीएल मिलेगी, यानी कि 1 वर्ष की 20 एचपीएल आपके अर्जित हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं ईओएल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है इसका उल्लेख आरएसआर के नियम 91 के अंतर्गत है। अब यहां पर मान लीजिए कोई कार्मिक है, स्थायी कार्मिक है, वो सेवा में निरंतर कार्यरत है और वो अपना कोई पाठ्यक्रम पूर्ण करना चाहे, तो उसे 18 माह तक का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दे हैं। अब यहां पर मैंने पहले कहा कि डीडीओ लेवल से कितने दिन की बात की जाए तो वहां पर मैक्सिमम आपको 120 दिन का ही अवकाश दे होगा। और इंपॉर्टेंट बात कि इस दौरान, यानी इसे असाधारण अवकाश भी कहा जा सकता है, यदि मैं हिंदी में कहूं तो असाधारण अवकाश। तो असाधारण अवकाश में आपको वेतन दे नहीं होगा। असाधारण अवकाश में आपको वेतन दे नहीं होगा। और डीडीओ यहां पर आपके जो है वो 120 दिन तक का ही अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं। इससे ज्यादा चाहे यदि कोई कार्मिक तो फिर ऊपरी लेवल पर सक्षम अधिकारी या अपने जो नियंत्रण अधिकारी है वहां से स्वीकृत कराना पड़ेगा। और यहां पर 10 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होगी, इस पर 1 पीएल जो है वो आपकी माइनस भी होगी, यानी 10 असाधारण अवकाश लेने पर 1 पीएल माइनस होगी। अवैतनिक अवकाश के रूप में भी आप समझ सकते हैं इसे कि यहां पर वेतन दे नहीं है, और 10 अवैतनिक अवकाश आप ले रहे हो, 1 पीएल माइनस होगी। अब बात करते हैं मैटरनिटी लीव की, मातृत्व अवकाश की। तो आरएसआर का नियम 103 कहता है एक महिला कार्मिक को मातृत्व अवकाश के रूप में 180 दिन का अवकाश दे हैं। नियम 103
आरएसआर का। कितने दिन? 180 दिन। कौन स्वीकृत कर सकता है? तो स्वीकृत करता है यहां पर डीडीओ सर आपका ये अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं। नियम 103 के अंतर्गत ये उल्लेख है कि 180 दिन का अवकाश, मातृत्व अवकाश जो डीडीओ सर वो स्वीकृत कर सकते हैं। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आते हैं कि यदि मान लीजिए एक महिला कार्मिक 1 मई को मातृत्व अवकाश पर जाती है, महिला कार्मिक 1 मई को मातृत्व अवकाश पर जाती है, तो 1 जुलाई को लगने वाला इंक्रीमेंट लगेगा या नहीं लगेगा? अब यहां पर यह सुनिश्चित है 1 जुलाई को उनका इंक्रीमेंट लगे। इससे पहले ये क्लियर कर लूं कि वेतन उनका जो 1 मई से पूर्व में जब वो अवकाश पर गई है, 1 मई से गई है, तो जब अवकाश पर गए हैं महिला कार्मिक, उस दौरान उनको जो वेतन मिल रहा था वो वेतन कंटिन्यू रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, इंक्रीमेंट लगेगा, श्योर लगेगा, कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन नॉशनल लगेगा। अब कैसे? मान लिया जाएगा 1 जुलाई को उनका इंक्रीमेंट लगा है, लेकिन उस इंक्रीमेंट का एक्चुअल जो बेनिफिट है, यानी कि उनको पेमेंट के रूप में जो मिलेगा, एक्चुअल बेनिफिट है, वो कार्य ग्रहण दिनांक से मिलेगा। जिस दिनांक को वो कार्य ग्रहण करते हैं, उस दिनांक से उनका इंक्रीमेंट बढ़ा के वापस डाटा एम्प्लॉय पे डिटेल में चेंज करके वहां कार्यग्रहण दिनांक से उस इंक्रीमेंट को मानते हुए मिलेगा। बाकी नॉशनल समझा जाएगा, लेकिन एक्चुअल में दे उस दौरान नहीं होगा यदि वो 1 जुलाई को उपस्थित नहीं है। उस 1 जुलाई को यदि वो उपस्थित नहीं है तो ऐसा नॉशनल के रूप में माना जाएगा कि हाँ इनका इंक्रीमेंट लग गया है, लेकिन अलग से आदेश वीडियो सर निकालते हैं कि नॉशनल के रूप में ये कई महिला जो है मातृत्व अवकाश पर है, कार्यग्रहण दिनांक से इन्हें वास्तविक परिलाभ देय होगा। अब बढ़ते हैं आगे। आरएसआर का नियम 103A ये कहता है कि पैटर्निटी लीव पुरुष कार्मिक को 15 दिन के लिए दे हैं। अपनी संतान या अपनी पत्नी की देखभाल करने पर प्रसव होने के बाद में जन्म प्रमाण पत्र, हो सके तो वीडियो पर डिपेंड करता है, लेकिन रूल भी यही कहता है कि जन्म प्रमाण पत्र तो मस्ट है। डिस्चार्ज कार्ड विथ एप्लीकेशन, और अब तो ऑनलाइन भी है, तो ऑनलाइन भी अप्लाई करना है और डीडीओ सर उसे स्वीकृत करेंगे। इसके साथ में आप आवेदन कीजिए, आपको 15 दिन का पैटर्निटी लीव मिलेगा। वो नियम कहता है आरएसआर का 103A। अब अपन बात करते हैं सीसीएल की, चाइल्ड केयर लीव। हो सकता है मैं इसके ऊपर अलग से एक और वीडियो लेकर आऊं, क्योंकि इसको डिफाइन करना थोड़ा, एक्सप्लेन करना थोड़ा लंबा रहेगा, इसलिए हो सकता है अलग से वीडियो लेकर आऊं। बस जरूरत है तो मुझे पूर्णतः आपके सपोर्ट की, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट करके ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब बात करते हैं सीसीएल की। चाइल्ड केयर लीव इसका पूरा नाम है, जैसा कि पता ही है, चाइल्ड केयर, केयरिंग ऑफ चाइल्ड। बच्चे में क्लियर करना चाहूं कि यदि आपकी संतान डिसेबल है तो वहां पर टाइम का बाउंडेशन नहीं है। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है।
अब एक कैलेंडर वर्ष के अंदर यानी कि 1 जनवरी से लगाकर 31 दिसंबर तक कोई भी महिला कार्मिक 3 बार ये अवकाश ले सकते हैं। अब यहां पर आगे जाकर कुछ आंशिक संशोधन भी हुआ है कि यदि वो एकल पुरुष है, विधुर है, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, कई कंडीशन इसमें और ऐड कर दी गई है, तो वो भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार ले सकते हैं। दूसरी बात, अब पूरी उनकी सर्विस के अंदर टोटल मिलाकर 730 दिन ही ले सकते, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। अब 730 का जो लेखा जोखा रखा जाएगा वो बिल्कुल सर्विस बुक के अंदर भी रखा जाएगा, जहां पर अवकाश संबंधी कटौतियां, अवकाश एक तरफ ऐड होते हैं, फिर कटौतियां है, तो उन कटौतियों में सीसीएल का भी इंद्राज करना चाहिए यदि आप अवेयर हो तो, कि इस दौरान इस दिनांक को इस आदेश के तहत इनके इतने दिन की सीसीएल स्वीकृत की गई, इस आधार पर आधार देना भी बहुत आवश्यक है। अब जो स्टार्टिंग के उनकी जो सर्विस में से सीसीएल के डेज काउंट होंगे, तो जो 365 डेज काउंट होंगे उनका तो पेमेंट उन्हें मिलेगा 100%, कोई कटौती नहीं होगी, आधा वेतन नहीं मिलेगा, कोई 30% कुछ नहीं है, 80% कुछ नहीं है। और जो दूसरे 365 दिन है वहां पर उनको जो पेमेंट मिल रहा है वो पूरा पेमेंट नहीं मिलेगा, 80% पेमेंट मिलेगा। और कई कार्मिकों के ये क्वेश्चन रहते हैं कि सर कम से कम कितने दिन की सीसीएल ले सकते हैं, तो कम से कम आप 5 दिन की सीसीएल ले सकते हो। इसके बाद में वीडियो एक साथ में अधिकतम कितने दिन की सीसीएल स्वीकृत कर सकते हैं, 120 दिन की सीसीएल स्वीकृत कर सकते हैं। फिर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी रहता है कि इस दौरान वो कार्मिक सीसीएल पर है और डीए बढ़ गया तो क्या उनको देय होगा, वो तो अवकाश पर गए थे, क्या नॉशनल मानना, नहीं, उनको डीए देय होगा। सीसीएल पर रहते हुए यदि डीए बढ़ जाता है तो डीए उनको देय होगा। अब बात आती है दूसरी, यदि किसी कार्यालय के अंदर महिला कार्मिक ज्यादा हो तो एक से ज्यादा महिला कार्मिकों ने साथ में आवेदन कर लिया। अब वीडियो साहब के सामने ये कंफ्यूजन है कि मैं किसकी सीसीएल स्वीकृत करूं, क्या इनकी करूं या क्या इनकी करूं। तो पहली बात तो प्रायोरिटी से ये देखें कि जो आपका टोटल स्टाफ है उसका 20% जो है उससे ज्यादा आपको सीसीएल स्वीकृत नहीं करनी। टोटल स्टाफ है उनसे ज्यादा कार्मिकों के आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, यदि विद्यालय हित प्रभावित हो रहा है, विद्यार्थी हित प्रभावित हो रहा है, आप बिल्कुल अस्वीकृत कर सकते हो। डीडीओ साहब को यहां तक पावर है कि सीसीएल पर गए हैं, सीसीएल निरस्त करके उनको वापस ड्यूटी पर बुलाया भी जा सकता है। यदि अपने कार्यालय का, यदि अपने विद्यालय का, यदि अपने विद्यार्थियों का, यदि अपने शिक्षण कार्य का वहां पर लॉस हो रहा है तो उनकी सीसीएल कैंसिल भी हो सकती है, वापस भी बुलाया जा सकता है। और यहाँ पर एक बात ये भी उल्लेख कर दूं कि ये तो मैंने मैक्सिमम लिखा है, लेकिन ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि ओवरऑल मिलाकर विद्यालय विद्यार्थी हित प्रभावित नहीं हो तो वो कितने दिन की स्वीकृत करें। आपने आवेदन ज्यादा किया है, वो चाहे तो कम दिन की भी स्वीकृत कर सकते हैं। तो साथियों, अब बात करते हैं डीडीओ लेवल पर स्वीकृत होने वाले अवकाश की, जिसमें मैं सीधा सा आपको सीएल की बात करूं, पीएल की बात करूं या एचपीएल की बात करूं, ये तो बेसिक चीज है। सीएल है आपको 15 मिलती है एक साथ में, वीडियो साहब 10 सीएल स्वीकृत कर सकते हैं। उसके बाद में जो पीएल है वो आपको बता ही दिया, मैक्सिमम राइट 120 दिन का है। 120 दिन तक पीएल की स्वीकृति डीडीओ लेवल पर हो सकती है, जो कि आरएसआर पर नियम 91A में लिखा हुआ है। और 91B में या 91 ख है तो रिटायरमेंट के टाइम पर जो 300 पीएल का आप जो आहरण कर रहे हो, आपको जो मिल रहा है
वो नियम 91B के अंदर है। तीसरी बात आती है एचपीएल की। एचपीएल मैक्सिमम मेडिकल बैकग्राउंड पर 120 दिन का डीडीओ सर स्वीकृत कर सकते हैं। इस दौरान हाफ पे लीव के रूप में आप आवेदन करते हो या फिर रूपांतरित अवकाश के रूप में आवेदन करते हो, मेडिकल बैकग्राउंड पर करते हो या अदर रीजन पर करते हो, तो यदि हाफ पे लीव लेना चाहते हो तो आधा वेतन मिलेगा। और यदि आप उन्हीं दिनों को रूपांतरित करा के कम्यूटेड लीव के रूप में रूपांतरित अवकाश ले रहे हो और वो 120 दिन तक का डीडीओ साहब स्वीकृत कर सकते हैं। और यहाँ पर रोचक बात यह है कि आपको उसका पूरा वेतन मिलेगा उन दिनों का। क्यों? क्योंकि आप जितनी एचपीएल ले रहे हो उससे जो डबल है। मान लीजिए आप 2 दिन घर पे रहे तो 4 एचपीएल आपकी माइनस की जाएगी, एचपीएल डबल माइनस होगी और पेमेंट फुल मिलेगा। अब बात आती है अदेय या फिर कहे कि लीव नॉट ड्यू, अवकाश नहीं है उनके पास में। तो इस केस में क्या होता है, 90 डेज की जो लीव है वो डीडीओ साहब स्वीकृत कर सकते हैं। 90 दिन की अदेय अवकाश होता ही है। और यदि उस कार्मिक के पास में एचपीएल जमा है तो उस केस में 120 दिन तक अदेय अवकाश वहां पर स्वीकृत किया जा सकता है। अब बात यह है कि इस लीव नॉट ड्यू के अंतर्गत एचपीएल के रूप में वो कितनी काउंट करवा रहे हैं, तो एचपीएल के रूप में जितनी काउंट करवा रहे हैं उनका तो आधा वेतन मिल जाएगा। और लेकिन ये विशेष अधिकारी कहे या विशेष जो अवकाश कहे, वो सक्षम अधिकारी संतुष्ट होगा कि हाँ ये इतनी अर्जित कर लेगा तो उस केस में ही आपको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। दूसरी बात कि संपूर्ण सेवा काल के दौरान कार्मिक 360 दिन का अदेय अवकाश ले सकता है। उसमें से एचपीएल वो कितनी काउंट करवा रहा है उतना आधा वेतन मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि एचपीएल काउंट तो करवा रहा है बट मैक्सिमम 180 दिन का वो मेडिकल बैकग्राउंड ले सकता है जिसका उसे आधा वेतन मिलेगा। और दूसरा कोई कॉज होगा वो 180 दिन ले सकता है। यानी कि ये जो 360 दिन है अदेय अवकाश के अंदर, उसमें से 180 दिन तो वो मेडिकल बैकग्राउंड पे जा सकता है, एचपीएल उसमें काउंट करवा के आधा वेतन उठा सकता है। और 180 दिन अदर कॉज है तो उसे जो वेतन है वो दे नहीं होगा। अब ये तो होगी कुछ बात। अब जैसे कैसे रजिस्टर का संधारण कैसे किया जाए, कौन सा अवकाश कब निरस्त किया जाता है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग रोचक बातें होती है जिनको एक ही वीडियो के अंदर इंक्लूड करना इम्पॉसिबल सा रहता है। तो आप सभी से यही आग्रह है कि कोई भी अवकाश अधिकारी होता है उनकी स्वीकृति के साथ आप अवकाश पर जाएं और स्वीकृति के बाद में उनका संतुष्ट होना भी जरूरी है, आपका कॉज भी रियल होना भी जरूरी है, आप जो आवेदन के साथ में कारण बता रहे हो वो सेटिस्फाइड होना जरूरी है और वापिस समय पर जितने दिन का अवकाश का उपभोग कर लिया है उसके बाद में आप वहां पर उपस्थित हो जाए। अब बात आती है छोटी सी एक दो रोचक बात बता देता हूं जाते जाते, उसके बाद में इस वीडियो को यहीं पर मैं विराम देता हूं। आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और सब्सक्राइब अवश्य किया होगा। और स्वयं ही नहीं अपने सभी साथियों को, आपकी ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉइज है, जितने भी टीचर्स है, जितने भी अदर, मैं यहाँ पर अलग अलग पोस्ट का अब नाम नहीं ले पा रहा हूं, उन सबको मेरा रेस्पेक्टफुली हार्ट से नमस्ते। और प्लीज आप सब्सक्राइब अवश्य करना यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो। रोचक एक दो बात यही बता रहा था कि कोई कार्मिक यदि विलंब से आता है, 2 दिन विलंब से आता है, आप 1 CL काट लो, काट सकते हो। इसके बाद में यदि कोई कार्मिक निरंतर विलंब से आता है, रेगुलर, लापरवाही, कंटिन्यूअसली,
आप 17 CCA के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं, अमल में लाई जा सकती है। ये लेट आने पर अब रजिस्टर में साइन होना, उसको मेंटेन करना, सर्विस बुक को मेंटेन करना, कैश बुक को मेंटेन करना, या अन्य सेवा नियम कौन कौन से हैं, रोचक बातें कौन कौन सी है, यदि ये आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका फ्रेंड अशोक, आपका साथी, जिसने एक छोटा सा प्रयास किया इन बातों को आपके सामने लाने के लिए। मुझे आशा है कि आपका भी सपोर्ट मिलेगा। तो जाते जाते आप सभी से मेरा यही आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे मोटिवेशन देते रहिए ताकि मैं इस प्रकार के वीडियो आपके सामने लेकर आ सकूं। थैंक यू सो मच। नमस्ते।